हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कहानी का शीर्षक है बिना छत का घर। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग के चले जाने के बाद कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे अब घर पे किसी का अनुशासन ही नहीं रहा। इसी संदर्भ में कहानी प्रस्तुत है बिना छत का घर। पार्वती रोज जब सुबह शाम पति के साथ टहलने जाती थी, तब उसे वो मकान दिखाई पड़ता था। बड़ा अजीब सा लगता था उसे। इस मकान में छत तो है ही नहीं, लोग कैसे रहते होंगे? धूप, बारिश, ठंड, सबसे बचने का क्या रास्ता होगा उनके पास? उसने पड़ोसियों से भी इस बात का जिक्र किया था, तो उन्होंने बताया था कि नीचे इन लोगों ने पॉलीथीन की छत बना रखी है, उसी से इनका बचाव होता है। गरीब लोग हैं, दोबारा छत बनाने में तो बहुत खर्च होता है, उतना पैसा इन लोगों के पास नहीं है। भविष्य में कभी होगा तो बना लेंगे। पार्वती को इस मोहल्ले में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। कुछ माह पहले इस मकान की रजिस्ट्री करवाई थी। पहले इसी शहर के दूसरे मोहल्ले में किराए पर रहती थी। पति का बिजनेस इसी शहर में था, थोक में कपड़ों का। कुछ स्थिति संभली तो किराए का मकान छोड़कर अपने घर की बात दिमाग में आई थी। बच्चों को ये मकान पसंद आया था, तो बस खरीद लिया गया था। 1 माह पूर्व गृह प्रवेश किया था और बस तभी से रहने आ गए थे। अच्छी खुली जगह थी, इसलिए पार्वती को भी पसंद आई थी और सुबह शाम का टहलना भी शुरू हो गया था। बड़े बेटे श्लोक की शादी 2 वर्ष पूर्व हो गई थी। बहू शमिता अच्छी थी, घर की व्यवस्थाएं देख लेती थी। पार्वती ने खाना बनाने वाली, वो बर्तन पोछा लगाने वाली लगा ली थी, ताकि ये दोनों प्रमुख काम समय पर बिना किसी व्यवधान के हो जाए। श्लोक भी अपने पापा के साथ बिजनेस से ही जुड़ा था। श्लोक से 2 वर्ष छोटा था ऋषभ। वो हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर था, पास के ही शहर में। उसके लिए भी रिश्ते आ रहे थे, पर अभी तक कहीं बात पक्की नहीं हुई थी। उससे 2 वर्ष छोटी थी शिल्पी। उसकी शादी पिछले वर्ष ही हुई थी। दामाद भी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। पार्वती संतुष्ट थी कि सभी बच्चे अपने अपने घरों में खुश थे और दाल रोटी आराम से खा रहे थे। इस बार शिल्पी आई थी तो अपनी चचेरी नंद का रिश्ता भी ऋषभ के लिए लाई थी। इत्तेफाक से शमिता की बुआ की लड़की स्नेहा का रिश्ता भी शमिता के मार्फत आ गया था। दोनों ही रिश्ते लगभग एक जैसे थे। दोनों ही समृद्ध परिवार से, सुंदर, वो पढ़ी लिखी थी। बस शिल्पी का लाया हुआ रिश्ता पहले आ गया था। शिल्पी का तर्क था कि ससुराल में उसकी इज्जत खराब हो जाएगी, कि मायके में उसकी बिल्कुल नहीं चलती है। और शमिता का तर्क भी ऐसा ही था कि वो लोग कहेंगे कि ससुराल में शमिता की कोई पूछ ही नहीं है। दोनों ही नंद भाभी आमने सामने खड़ी थी और पार्वती बीच में फंस रही थी। पार्वती के पति ने रास्ता सुझाया था कि दोनों पक्षों से बात करके लॉटरी डालकर तय कर लेते हैं
और दोनों हंस पड़े थे कि अब इतना अहम शादी जैसा रिश्ता लॉटरी डालकर तय करेंगे। दोनों में से किसी को भी नाराज करना ऋषभ के लिए भी संभव नहीं था। बात तब बनी थी जब शमिता की बुआ की लड़की ने खुद ही हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर से शादी करने को मना कर दिया था और शिल्पी की चचेरी नंद से रिश्ता फाइनल हो गया था। ऋषभ की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। सब कुछ अच्छे से निपट गया था, लेकिन नंद भाभी के बीच की खटास नहीं गई थी। उनके रिश्ते की गहराई औपचारिकता में बदल गई थी। जब भाभी से रिश्ता औपचारिक हुआ तो भाई भी दूर दूर रहने लगे थे। रिश्ता तो देवर देवरानी से भी शमिता का अत्यंत औपचारिक सा बना था, क्योंकि जड़ में ही खटास आ गई थी। ऋषभ पत्नी ऋचा के साथ नौकरी करने चला गया था। कुल मिलाकर सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा था कि अचानक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। श्लोक के पापा की कार का एक्सीडेंट हो गया था। दुकान से लौटते समय कार सामने आते हुए ट्रक से टकरा गई थी। खबर मिलते ही सब अस्पताल पहुंच गए थे, मगर अस्पताल पहुंचते पहुंचते श्लोक के पापा दुनिया छोड़कर चले गए थे। पार्वती का मस्तिष्क तो संज्ञा शून्य सा हो गया था। उसे समझ में आता ही नहीं था कि ये सब चलचित्र की तरह क्या चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर धीरे धीरे उसे वास्तविकता को महसूस करना ही पड़ा। ये वास्तविकता कुछ महीनों बाद और खुलकर सामने आ गई थी, जब एक दिन ऋषभ ऋचा के साथ घर आया था और कामकाज के दौरान देवरानी जिठानी के बीच झड़प हो गई थी। दोनों ने अपने अपने पतियों तक नमक मिर्ची लगाकर बात पहुंचा दी थी। थोड़ी ही देर बाद ऋषभ और श्लोक दोनों ही पार्वती के पास आ गए थे तथा बंटवारे की बात की थी। ये भी कहा था कि अब साथ रहना संभव नहीं था। बंटवारा मकान दुकान दोनों का होना चाहिए। पार्वती ने पूछा था, और मैं कहां रहूंगी? तो श्लोक ने कहा था कि आप अपना हिस्सा जिसको देंगी उसके साथ रहेंगे। आपकी जीने से मरने तक की जिम्मेदारी उसकी होगी। पार्वती ने शिल्पी की बात भी उठाई थी, तो जवाब आया था कि अगर उसे हिस्सा देना है तो फिर उसका आना जाना बंद करना होगा। हम आने जाने और विदाई का खर्च अपने हिस्से से नहीं करेंगे। पार्वती का दिमाग ये सब कुछ देख सुनकर शून्य होता चला जा रहा था। थोड़ी देर में ही वो बेहोश हो गई थी। सब उसे लेकर अस्पताल भागे थे। श्लोक व ऋषभ दोनों के चेहरे उतरे थे। वो दोनों ही ग्लानि में डूबे जा रहे थे। शिल्पी आ गई थी। वो दिन भर मां के पास अस्पताल में ही रह रही थी। खाना श्लोक पहुंचा देता था। शिल्पी तो रात को भी रुकना चाहती थी, लेकिन ऋषभ ने स्वयं सोने की बात कही थी। 2 दिन बाद पार्वती को हल्का सा होश आया था, तो अस्पष्ट स्वर में बिना छत का घर जैसा कुछ बड़बड़ा रही थी।
किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर तो पहले ही बता चुके थे कि गहरे सदमे से ये बेहोश हुई हैं। मस्तिष्क की नस में खून जम गया है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ने से होता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर खून पिघल कर निकल गया तो अच्छा है, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऋचा ने इस पर भी सवाल उठाया था कि मां के इलाज का खर्च तो बड़े भैया दुकान से ही करेंगे ना। इस पर ऋषभ ने उसे चुप करा दिया था। कहा था कि एक गलती करके तो मां को अस्पताल पहुंचा दिया है, अब दूसरी गलती नहीं करेंगे। ऋचा ने मुंह बना लिया था। समय बीतने के बाद भी पार्वती के मस्तिष्क से ब्लड क्लॉट नहीं खुला था, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात की थी। ऑपरेशन में किसी बहुत बड़े शहर से ही करवाना ठीक होगा, ये डॉक्टर की सलाह थी। बड़े भैया ने खर्च की व्यवस्था की थी और मुंबई में ऑपरेशन के लिए अस्पताल से भर्ती करवाया गया था। सभी लोग अस्पताल में थे। मां को स्ट्रेचर पर ओटी में ले जा रहे थे तो सभी बच्चों की आंखें गीली थी। शिल्पी तो जोर जोर से सिसक रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हमारा काम कोशिश करना है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। प्रार्थना करो। और सभी प्रार्थना ही कर रहे थे। ऑपरेशन सफल रहा था। डॉक्टर ने ओटी से बाहर निकलकर कहा था कि तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली। सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी। 24 घंटे के बाद पार्वती को हल्का हल्का होश आने लगा था। वे होश में आती थी, वो फिर बेहोश हो जाती थी। ऐसा कई बार हुआ था। तब वो पूरी तरह से होश में आई थी। कुछ पूछने पर बहुत धीरे से पार्वती जवाब देती थी। शिल्पी को देखकर पार्वती मुस्कुराई थी। शिल्पी के आंसू देखकर उन्होंने पूछने के लिए हाथ उठाने की कोशिश की थी, लेकिन हाथ में ग्लूकोज की नली लगे होने के कारण हाथ नहीं उठा था। तो शिल्पी ने खुद अपने आंसू पोंछ लिए थे और धीरे धीरे मुस्कुराने लगी थी। डॉक्टर से जरूरी बातचीत करने के बाद श्लोक व ऋषभ भी वहीं आ गए थे। वे संतुष्ट थे। श्लोक ने मां के माथे पर हाथ फिराया था। वो मां ने आंखें बंद कर ली थी। इस बीच शिल्पी ने मां को धीरे धीरे बताया था कि अब सब कुछ ठीक है। मां ने प्रश्नवाचक निगाहों से शिल्पी को देखा था, तो शिल्पी ने कहा था कि उसे भैया ने सब कुछ बता दिया है। मां मुस्कुराने लगी थी। थोड़ी देर बाद श्लोक ऋषभ घर चले गए थे, तो शमिता वो ऋचा आ गई थी। उन्होंने पार्वती का हाथ अपने हाथ से छूकर कहा था कि अब वे ऐसी गलती कभी नहीं करेंगी। मां के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई थी। 15 दिन बाद पार्वती को डिस्चार्ज कर दिया गया था। ऋषभ भी आया था छुट्टी लेकर। घर पहुंचकर सब लोग पार्वती के पास खड़े थे। तभी शिल्पी ने पूछा था, मां आप बेहोशी में क्या क्या बड़बड़ा रही थी? बिना छत का घर जैसा कुछ। पार्वती ने 2 मिनट सोचा था, फिर कहा था, तेरे पापा के न रहने के बाद मुझे ये घर भी
बिना छत के जैसा लगने लगा था। शायद वही दिमाग में रहा होगा। सभी एक साथ बोल पड़े थे, मेरी छत तो आप है मां। ऋषभ ने 4 लाख रुपए श्लोक के हाथ में रख दिए थे। श्लोक ने कहा था कि मैंने तो दुकान से ही पैसे खर्च किए थे, उसमें तो तुम्हारा भी हिस्सा है। ऋषभ ने कहा था कि मां घर की छत है तो मैं भी तो उन्हीं का हिस्सा हूं। सभी लोग मुस्कुराने लगे थे। नमस्कार।